नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज दोबारा यूपी स्पेशल की प्रमुख प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये टॉप 10 श्रृंखला आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है तथा इससे बनने वाले 50 अन्य सवाल भी आपको क्लियर होते जाएंगे तथा फटाफट रिवीजन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी पीलीभीत या फिर बस्ती। देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप में इन सभी जिलों की स्थिति को और इस प्रश्न को स्पष्ट करते हैं। जैसे बलरामपुर, क्या बलरामपुर की सीमा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? बलरामपुर की स्थिति ठीक नेपाल बॉर्डर के पास में है, मतलब बलरामपुर की सीमा नेपाल बॉर्डर को स्पर्श करती है। इसमें पूछा गया है वह कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। इस नहीं पर विशेष फोकस देकर के एग्जाम हॉल में चलते हैं। अधिकतर कंफ्यूज करने के लिए नहीं शब्दों का प्रयोग एग्जामिनर हमेशा करता है। तो ये बलरामपुर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है, इसलिए इसका विकल्प यह सही नहीं होगा। श्रावस्ती बलरामपुर के जस्ट बगल में है, अर्थात यह भी नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, अतः विकल्प यह भी गलत है। विकल्प सी पीलीभीत की सीमा एक तो नेपाल बॉर्डर से लगती है, दूसरी उत्तराखंड एक अदर स्टेट से लग जाती है, मतलब यह पीलीभीत भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बस्ती की स्थिति को देखते हैं। बस्ती कहां पर पड़ेगा आपका? यह बस्ती ठीक बलरामपुर के जस्ट नीचे बस्ती पड़ेगा, जिसके चारों तरफ सिर्फ यूपी के ही जिले टच कर रहे हैं, मतलब इसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, अर्थात विकल्प डी ही इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही विकल्प है बी कंकरीली पथरीली। आखिर ये कंकरीली पथरीली क्यों पाई जाती है और ये भावर क्षेत्र पड़ता कहां पर है उत्तर प्रदेश में? तो देखते हैं। सबसे ऊपर ये सहारनपुर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कुशीनगर की ओर जाती है, ये ऊपर वाला जितना भी क्षेत्र पड़ता है ये भावर का क्षेत्र कहलाता है। जबकि इसी के जस्ट नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो क्षेत्र बनता है ये तराई का क्षेत्र कहलाता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में डिफरेंस क्या है इस बात को समझते हैं। भावर का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र की मृदा कंकरीली व पथरीली होती है। आखिर यह मृदा कंकरीली व पथरीली क्यों होती है, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है और नेपाल में हिमालय जैसे पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, जबकि कुछ भाग इसका उत्तराखंड से भी लगा हुआ है। उत्तराखंड से लगा हुआ है और उत्तराखंड भी एक पर्वतीय क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ में कंकड़ और पत्थरों को बहा करके लाती हैं और इस उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में इकट्ठे कर देती हैं, जिस कारण से यहां पर कंकरीली और पथरीली मिट्टी का विकास होता है। इस मिट्टी में किसी भी प्रकार की फसल का होना अत्यंत मुश्किल होता है, इसलिए यहां पर हर तरफ झाड़ियां पाई जाती हैं। अतः यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, ना कि कृषि। जब नदियां इन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, चाहे वह उत्तराखंड से आती हुई नदी हो या फिर नेपाल से आती हुई नदियां हो, जैसे ही भावर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं इन कंकड़ों के पत्थरों के कारण ये विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पर विलुप्त होती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि यही नदियां आगे चलकर तराई के क्षेत्र में पुनः उभर आती हैं। अतः तराई का क्षेत्र दलदलीय क्षेत्र है। यहाँ की भूमि अधिकतर नम पाई जाती है और नम भूमि में वे सभी फसलें होती हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ का मुख्य व्यवसाय धान की खेती हुआ, गन्ने की खेती हुई, आदि खेती जिनमें जल की अत्यंत आवश्यकता होती है, वे सभी तराई के क्षेत्र में होती हैं।
अब क्योंकि तराई के क्षेत्र में नमी होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवाणु पनप जाते हैं, जैसे डेंगू वगैरह, मलेरिया, ये सब यहाँ पर अधिकांश लोगों के ये बीमारियां हो जाती हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों के विषय में आपने जानकारी अच्छे से शायद प्राप्त कर ली होगी। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि तराई का क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखते हैं, ये सहारनपुर से स्टार्ट होता है, सहारनपुर से कुशीनगर तक जाता है, कुशीनगर तक जाता है। और ये भावर तराई, ये दोनों का ही क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर तक जाता है। एग्जाम में थोड़ा सा जब कठिन क्वेश्चन करने का प्रयास होता है तो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन बनाता है, तराई का क्षेत्र किस जगह पर मोटा तथा किस जगह पर पतला होता है। तो देखिए, आपको तो पता है कि यह दिशा पूर्व होती है, यह दिशा पश्चिम होती है, यह उत्तर होती है और यह दक्षिण होती है। तो हमारा यह भाग क्या होगा? पश्चिम, जबकि यह भाग क्या होगा? पूर्व। पश्चिम में तराई हो या भावर का क्षेत्र हो, यह पतले हैं, और जैसे जैसे यह पूर्व की ओर बढ़ते हैं इनका क्षेत्र चौड़ा होता जाता है। कई बार एग्जाम में आया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में यह 2 से 3 बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 3, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले सबसे पहले जान लें सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन थे। श्री गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, जबकि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, और दूसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री मायावती। पूरे मुख्यमंत्री पद के इतिहास में सिर्फ यही 2 महिलाएं मुख्यमंत्री पद का भार ग्रहण कर चुकी हैं। मतलब इसका विकल्प संख्या सी अर्थात 2 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ की ग्रहण किया। मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाला, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो, वो कौन सा है? तो मायावती सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा सीएम के पद पर। वहीं अखिलेश यादव ये सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में उभरकर यूपी पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नंबर 1 मदन मोहन शर्मा, नंबर 2 पुरुषोत्तम दास टंडन, 3 आत्माराम गोविंद खेर, 4 नफीसुल हसन। इसका सही विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन। बी विकल्प इसका सही जवाब है। जबकि प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रहीं। जब बात विधानसभा की करते हैं तो यह जानकारी हमें लेना अति आवश्यक हो जाता है। विधानसभा किसका अंग है? क्या यह विधानमंडल का अंग है, या फिर विधान सभा का अंग है, या विधान परिषद का अंग है? इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। चलिए आज से कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र में संसद होती है उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होता है। संसद में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति, उसी तरह से विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 168
168 में किया गया है, जबकि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वह कहां पर है? ऑप्शन ए बलरामपुर में, बी इटावा में, सी महाराजगंज में, डी पीलीभीत में। इसका सही विकल्प है बी इटावा। इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी है क्या? यह एक जू है, मतलब चिड़ियाघर। महाराजगंज में क्या है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, यह कहाँ पर है? महाराजगंज में। जबकि पीलीभीत में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट इसी तरह से फैक्ट और भी देख लेते हैं, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, यह कहाँ स्थित है? यह चंदौली में स्थित है। डायरेक्ट इसी तरह से सवाल पूछता है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? विकल्प चंदौली। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? बहराइच। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी। जबकि कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा पर स्थित है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? इसका सही विकल्प है बी नवाबगंज पक्षी विहार। यह नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। जबकि सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ता है। और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में पड़ता है। इसके अलावा एक और पक्षी विहार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी विहार, वो भी यूपी का, उसका नाम है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार। नाम से ये मत समझना कि यह बिहार का है, यह यूपी का है। यूपी के एटा जिले में पड़ता है पटना पक्षी विहार। प्रायः यह क्वेश्चन विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए ध्यान रखें पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, कब होती है? इसका सही विकल्प है जून जुलाई के दौरान। देखिए यहाँ बुआई की बात कर रहा है, ना कि पूरे फसल चक्र की बात कर रहा है, इसलिए विकल्प हमारा होगा कि इसकी बुआई जून जुलाई माह के दौरान हो जानी चाहिए। अधिकतर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इनकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है और इनके कौन कौन से प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए एक नज़र में इन सबको क्लियर कर लेते हैं जिससे दोबारा गलती ना हो। देखिए ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी की फसल, 2 खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल। अब इनकी टाइमिंग पे ध्यान देते हैं। ये जो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है, मार्च और अप्रैल में। जबकि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर माह में होती है। सितंबर अक्टूबर माह में इसकी कटाई होती है। वहीं जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है
और कटाई मई जून में होती है, मई और जून में। देखिए कौन सी फसल किस कैटेगरी की है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे खरीफ की फसल की ट्रिक क्या होगी, अरे गधा बाजा मत बजा। इसको एक्सप्लेन करते हैं। अरे से अरहर, अरहर वही अरहर की दाल। गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से जौ, मा से मक्का, ता से तिल, बा से बाजरा, जा से जूट। ये सभी फसलें गन्ना, धान, बाजरा, जौ, जूट, तिल, मक्का, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब जायद की फसलें, इसकी ट्रिक क्या है, ताऊ खीरा खाकर मरे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा ये खुद पूरा नाम है खीरा। का से ककड़ी, माँ से ये माँ से मूंग, और रा से राई। मतलब तरबूज, ककड़ी, मूंग, राई, उड़द, खीरा, ये सभी जायद की फसलें हैं। तो रबी की फसल कौन सी होगी, रबी की फसल में आपका मुख्य रूप से गेहूं आता है। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, ये सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब शायद फसलों के प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसका सही विकल्प है रामगंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। माता टीला से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे माता टीला बांध किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर है। और ये कहां पर है, ये झांसी में है। मेजा बांध बेलन नदी पर है और यह प्रयागराज में स्थित है। रिहंद बांध यह बेतवा नदी पर है तथा यह पिपरी सोनभद्र जिले में स्थित है। इसका विकल्प रामगंगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बांध से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध यह किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध यह भी बेतवा नदी पर है, जबकि वाण सागर बांध यह सोन नदी पर है। चंद्रप्रभा बांध यह चंद्रप्रभा नदी पर है। जिला चंदौली। एग्जाम में जितना क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करता है बस उतना ही समझाने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिससे आपको ज़्यादा पढ़ाई का भार ना उठाना पड़े और कम समय में अच्छी से तैयारी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में और भी क्या स्थित है देख लेते हैं। लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी
पार्क। कई बार प्रश्न आया है जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थित है? आंसर लखनऊ में। या फिर यूपी कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यह कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जबकि इलाहाबाद में जवाहर नक्षत्रशाला स्थित है। जवाहर नक्षत्रशाला स्थित है। लखनऊ से संबंधित ये दो फैक्ट आप एकदम रट लीजिए, बार बार प्रश्न में आने वाले फैक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10, यमुना एक्सप्रेस वे है, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे क्या नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक गई है, या ग्रेटर नोएडा से आगरा तक गई है, या फिर लखनऊ से आगरा तक, या फिर आगरा से इलाहाबाद तक? इसका सही विकल्प है बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे गया हुआ है। इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है। ये वर्तमान में 6 लेन बना हुआ है, जबकि इस पे 8 लेन तक की बनने की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर एग्जाम में आता है यमुना एक्सप्रेस वे कितने लेन में बना हुआ है, तो इसका सही विकल्प होगा 6 लेन। लंबाई इसकी 165.537 किलोमीटर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आपको इसी तरह से अच्छी और फैक्टदार वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।